जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस स्टडी विद चैनल पे। इसी पीला वाला शर्ट के साथ एक बार फिर से हाजिर है। तो अच्छा हाँ, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अभी हम कुछ चैनल्स को देख रहे हैं जहाँ पे वो लोग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि झारखंड के लिए पढ़ना कैसे है। तो उसमें वो लोग बता रहे हैं ना कि भाई देखो, जो मेरिट बनेगा ना वो पेपर थर्ड से और लैंग्वेज पेपर से बनेगा। ये बात ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब जब वो पेपर थर्ड में जा रहे हैं तो उसमें जब वो पोर्शन वाइज बांट रहे हैं तो उनका कहना है कि जो सबसे ज़्यादा स्कोर देगा वो देगा आपका जीएस वाला पोर्शन, साइंस वाला पोर्शन और झारखंड वाला पोर्शन। ये तो बात बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो झारखंड के बच्चे हैं, जो झारखंड के पेपर को सालों से पढ़ रहे हैं, 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, उनका तो झारखंड मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी चाहिए। अब मेरा कहना है कि वो लोग मैथ को क्या बता रहे हैं कि भाई देखो बच्चा ऐसा है ना कि मैथ तो आना 20 है, तुम मैथ पे, उनका इनडायरेक्टली ये कहना है कि तुम मैथ्स पे ना कम ध्यान दो, रीजनिंग तो बन जाएगा, ऐसे रीजनिंग तो बन जाएगा और मैथ तुम वैसे ही 10 से 12 बना लोगे, तो तुम ना बाकी का ध्यान जीके जीएस पे दो। उनका कहना सही है लेकिन गलत है। देखो, अगर मैथ्स का 20 सवाल आता है, ठीक है, तो वो ये पेपर वो क्षमता रखता है कि आप 20 में 20 सवाल बना सकते हो। रीजनिंग का जितना भी सवाल आएगा 20-22 सवाल, आप 20 में 20 सवाल बना सकते हो। अगर आप रीजनिंग और मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, मजबूत कर लेते हो, तो क्या ये बात सही नहीं है कि आप जो है कितने ही लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बाकी का पेपर तो आप जम के पढ़ ही रहे हैं और इन दोनों पेपर पे आप कमांड कर लीजिए। और आपको एक बात हम आज बता दे रहे हैं, अगर आपको झारखंड का मैथ और रीजनिंग अगर पकड़ना है ना तो आप किसी का बात मत सुनिए, चुपचाप एसएससी सेंट्रल लेवल का जो एसएससी है ना उसका पेपर उठाइए और उसका रीजनिंग और मैथ का पेपर को लगाइए, ठीक है। उसका प्री का रीजनिंग और मैथ का पेपर को पूरा पी जाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर दीजिए। और यहाँ हम तो आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, देखिए आपका नैया पार हो जाएगा। साथ ही साथ पूरा दम खम के साथ जीके जीएस, साइंस, कंप्यूटर, झारखंड को रपेट जाइए। देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता। देखिए वो लोग पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भाई हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात नहीं कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो भैया मेरा जो है वैल्यू डाउन हो जाएगा, नहीं, वो गलत बता रहे हैं यार। मतलब हम मैथ्स में 10 से 12 सवाल क्यों बनाएं जब हम 20 में 20 बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत में हम जब 20 में 20 सवाल बना सकते हैं तो हम 10 से 12 क्यों बनाएं, बताओ ना। रीजन नहीं बनाएंगे, हम 20 में 20 बनाएंगे, रीजनिंग में 20 में 20 बनाएंगे, हर एक सेक्शन में हम मैक्सिमम स्कोर करेंगे और सही सही, बस मेहनत करो जम्स के, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी बात आप लोग अभिषेक सर का जो आपको स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग उसको देखिएगा। वो क्या क्या बताए हैं आपको, कैसे बताया है, कैसे पढ़ना है, एक बार सोचिए समझिए, उसके बाद अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। कोई सामने वाला आपको बोल रहा है ना तो उसके हिसाब से आप मत चलिए, आप कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि जंग जीतना आपको है तो लड़ना पड़ेगा आपको। अब आप कैसे लड़ेंगे, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से या दोनों पैर से, ये आपको समझना है, ठीक है। आपका क्या अच्छा है उसके हिसाब से हमेशा रणनीति बना जाता है। खैर देखो यार, बहुत लोग हैं ऐसे जो गलत मैसेज फैलाते हैं कि भाई ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये हो जाएगा, और कद्दू कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा हर एक, जितना आपका सिलेबस में पूरा ओवरऑल पढ़ना होगा तब जाके आप सिलेक्शन की ओर जाइएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि अगर जीएस का अगर 40 सवाल है तो कोई 40 में 40 बना देगा, वो होगा विद्वान इकलौता। लेकिन अगर यहाँ पे सहारा दिया गया है, आप अच्छा स्कोर रीजनिंग में ले आइए, अच्छा स्कोर मैथ्स में ले आइए, अच्छा स्कोर झारखंड में ले आइए। भाई मेरे कहने का मतलब है कि हाथ वहाँ मारो ना जहाँ से मछली हाथ में आ जाए, खाली पानी में हाथ मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बात मेरा याद रखना। देखो तो भाई ये आपका इन्फॉर्मेशन है जो कि हमेशा रहता है। अपना एक प्यारा सा ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है, फोकस स्टडी विथ अभी math@299 ओनली। क्या क्या है उसमें, झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है।
बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट है। अर्थमेटिक अभी चल रहा है, बेसिक टू हाई लेवल है और एकदम ट्रिकी अप्रोच बेसिक सॉल्यूशन के साथ कि इसको कैसे समझेंगे, फिर सवाल को कैसे तोड़ेंगे, क्या सवालों को ऑप्शन के मदद से तोड़ा जा सकता है, इन सभी बातों को इसमें बताया गया है और आपको 1 साल की कंप्लीट वैलिडिटी मिल जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग युद्ध की ओर और देखिएगा वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हर एक तरीका का सवाल है, हर एक टॉपिक से सवाल है, मतलब हर एक चैप्टर से सवाल है। तो एक एक सवाल को आप देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और आप साथ ही साथ कैलकुलेशन और सॉल्यूशन भी करते जाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका दिमाग राइट टाइम पे काम करना शुरू करने लगेगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आते, पसंद कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई हीरो हैं, नहीं, आपके एग्जाम्स में अगर हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कुछ अगर शिकवा शिकायत है तो उसको ज़रूर लिखना, सजेशन को तो ज़रूर लिखना कि क्या हो सकता है और बेहतर से बेहतर। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, मस्त मस्त सवाल लेके आए हैं आज आपके लिए, प्रैक्टिस में मज़ा आएगा। वैसे मज़ा तो हर बार आता है, बोलना हम हर बात बोलते नहीं हैं, मेन थीम हमारा फोकस रहता है हमेशा। कहता है कि एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े का अंक का अनुपात 1:2:3 है। एक 3 अंकों की संख्या है, इनका यूनिट डिजिट का, 10th का और 100 डिजिट का रेशियो क्या है, 1:3 है। इस संख्या मतलब जो 3 अंकों की संख्या है और इसके अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। कितना है, 1332 है। तो वो संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से, दूसरा बेसिक से। बेसिक से जाएंगे कैलकुलेशन पड़ेगा महंगा, ऑप्शन से जाएंगे कैलकुलेशन पड़ेगा सस्ता। ठीक है, पैसे के भाव में। तो भैया आप जरा ध्यान से देखिए, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक का अनुपात है 1:2:3। मतलब अगर हम इसको उलट दें तो जो सैकड़ा का होगा उसका रेशियो 3 है और जो दहाई का है उसका रेशियो 2 है और जो इकाई का अंक है उसका, इकाई दहाई सैकड़ा संख्या ऐसे बनता है। तो हम इसको सीधा करके लिख दिए। अगर हम इसको ऑप्शन से वेरीफाई करवा लें तो देखिए अगर ये हमारा संख्या है तो इसका इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 3। अगर हम इनका रेशियो लगाएं तो 1:2:3 है। किसका, दहाई, इकाई और सैकड़ा। तो ये तो गलत है, क्या दिया है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ध्यान दीजिएगा, मस्त सवाल है। अगर हम इसको देखें कि अगर ये मेरा संख्या है, तो भैया इसका इकाई का 1 है, दहाई का 2 है तो 2 है और इसका सैकड़ा का कितना है, 3 है। ये तो है ही नहीं, ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। अब हम अगर इसको देखें कि इस संख्या 963 का इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो अंक है उनका अनुपात 1:2:3 है कि नहीं। तो इकाई का 3 है तो 3 का ये 3, ये 6 है तो 3 दूना 6 और ये 3 है तो 3 3 9। जी हाँ, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये। अब जरा इसको वेरीफाई कर लो। ठीक है, अगर ये हमारा 3 अंकों से बनी संख्या है 963 और कहता है कि अगर इसके अंकों के क्रम को उलट दें, अगर हम इसको उलट दें तो क्या ये 3, 6, 9 नहीं हो जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे ना तो 1332 आना चाहिए। 9 3 12, 6 6 12 और 1 13, 9 3 12 और 1 13 आ गया। मतलब ये आंसर सही है। देखिए नंबर सिस्टम से ना मैक्सिमम सवाल आप ऑप्शन को वेरीफाई करके बना सकते हो। आप इसके बेसिक से बच जाओगे। ठीक है, अब बेसिक से, अगर आप बेसिक से जाओगे तो भैया ये महंगा पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबा आएगा।
ठीक है। कहता है कि यदि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 और y इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, x और y का वैल्यू अलग अलग दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ दिया है। तो आप करेंगे क्या, x की जगह पर x का वैल्यू और y की जगह पर y का वैल्यू, फिर दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ के घटा के काट कूट के आंसर बताएंगे। ये भी तरीका है, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन समय लगेगा। आपको समय बचाना है, आपको समय बचाना है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो याद सबको होता है, लेकिन थोड़ा अगर हम फॉर्मूला को इधर उधर कर दे तो शायद आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई, अब x और y को जोड़ना है, तो देखिए कैसे लिखिएगा। x और y को जोड़ना है तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस का साइन है, लगाते हैं माइनस का साइन, इधर है एक्स वाई, अब की बार एक्स और वाई को गुना करना है, मतलब 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 को गुना करना है। जरा ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 4 में 5 गया तो कितना बचा, माइनस का 1, मतलब x और y का वैल्यू कितना आया, -1। अगर x y का वैल्यू -1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो कितना हो जाएगा, +2, और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस आपको समझदारी से कैलकुलेट करना। सवाल आपको एग्जाम में कई बार दिख जाएंगे, छोटे रूप में और बड़े रूप में। ये सवाल बीच का है, ना छोटा है ना बड़ा है। कहता है कि 171 गुना 172 गुना 173 गुना 174 को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अगर आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में बहुत समय है और आपको कोई काम नहीं है, आपने सारा का सारा पेपर बना लिया है, इकलौता यही सवाल है जो आपसे छूट रहा है, इस सवाल को बनाने के बाद आपका पेपर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ना शिद्दत से तीनों को गुना करिए और 17 से भाग दीजिए, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आपको तुरंत इसका आंसर देना है। तो देखिए, इंडिविजुअल टर्म को 17 से भाग देते चलिए, एक एक टर्म को, सारा का सारा मल्टीप्लाई में है। अगर 171 को हम 17 से भाग देंगे तो 171, अगर 17 दहा कितना होता है, 170, तो 170 तक तो हम काट दे रहे हैं, और जो नहीं काट सकते हैं वही ना शेष बच जाता है। तो 170 तक काट दे रहे हैं, शेष कितना बचा, 1, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। 172 को 17 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 2, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। 173 को 17 से भाग देंगे, यहाँ कितना बचेगा, 3, इंटू 174 को 17 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 4। जरा इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12 दूना 24 से कम 24, कितना बचा भाई, 24 बचा। क्या कभी हम 17 से भाग दे रहे हैं, किसी भी नंबर को हम जब 17 से भाग देंगे ना तो शेष हमेशा 17 से छोटा होता है। ये क्या है, भाजक, डिवीजर, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। ये क्या है, भाजक है। तो ये तो 24 है, मतलब एक बार और भागा दे दीजिए, तो 24 को 17 से भाग देंगे तो 17 तक तो काट देंगे, कितना बचेगा, 3 और 4 7, मतलब इसका शेष कितना बचेगा, 7। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। कहता है रघु अपनी 16 वर्षीय पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख का निवेश करता है, ठीक है, कर दिया, जिसमें वार्षिक आधार पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 5% के रेट से। ठीक है, पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगा, अमाउंट पूछा है कि जब उसकी बच्ची 16 वर्ष की हो जाएगी तब उनको कितना टोटल पैसा मिलेगा ब्याज सहित। तो भाई जब उनकी बेटियां
बिटिया रानी 16 वर्ष की थी तब वो पैसा इन्वेस्ट किए, और जब 18 वर्ष की हो जाएगी तब उनको पैसा चाहिए। तो पैसा कितना साल रहा? 2 साल रहा। तो भैया 2 साल का ही उनको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ना। तो प्रिंसिपल तो आपको मालूम है कि 5 लाख है। अगर हम इंटरेस्ट निकाल लें कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो हम इसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के आंसर बता देंगे। तो देखिए एकदम सिंपल मेथड बता रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, ठीक है। पहला साल जो ब्याज मिलेगा, दूसरा साल उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, एकदम सिंपल मेथड बताते हैं, फॉर्मूला से जाएंगे टाइम लग जाएगा। देखिए तो पहला साल उनको कितना 5%, हर साल कितना मिलेगा 5%। तो आप एक बात बताइए कि 5 लाख का 5% कितना, अगर आप मेरा परसेंटेज वाला क्लास किए हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 5 लाख का 5% तो 10% तो हो जाएगा 50,000, और 5% कितना 25,000, मतलब पहला साल उनको 25,000 रुपया मिलेगा। और भाई ये पहला साल तो 25,000 दूसरा साल भी मिलेगा, प्लस दूसरा साल पहला साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज को खास बनाता है, कंपाउंडिंग की ताकत यही तो है। तो 25,000 पे भी ब्याज मिलेगा, पहला साल के 25,000 पे भी ब्याज मिलेगा इसी रेट से। तो 25,000 का 5% कितना, तो 25,000 का 10% आपका हो गया 2500, और 5% 1250 रुपया। उनको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? देखिए इसके आगे आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 25,000 25,000 50,000 और 1250 51,250 रुपया उनको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। उनका इन्वेस्टमेंट कितना था 50 लाख का, 5 लाख का, मतलब 18 साल की जैसे हो जाएगी बिटिया रानी, उनको मिलेगा 5 लाख पूंजी और 51,250 रुपया का इंटरेस्ट, मतलब 5,51,250 रुपया उनको टोटल मिलेगा। कौन सा ऑप्शन में है? ये आपका है 5,15,000, 5,51,000, ये 520 है, 5,52,000, 5,51,250। देखिए ये आखिरी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ना कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हम लोग उसको आसानी से इस वाला मेथड से ना तोड़ सकते हैं एकदम जल्दी से जल्दी। देखिए कहता है कि यदि a और b समीकरण x² - 5x - 14 = 0 के मूल हैं, रूट्स हैं a और b। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 5x - 14 = 0, इसका 2 रूट्स है a और b। तो aq² + a² bq का मान क्या होगा? बेहद ही आसान सवाल है। आप सबसे पहले करिए क्या कि इस इक्वेशन को तोड़ दीजिए और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए। तो भैया x का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू हो जाएगा a का, एक वैल्यू हो जाएगा b का, और फिर a और b का वैल्यू यहाँ पुट करके आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना आता है ना, आना चाहिए, ठीक है। x² माइनस, ये देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को माइनस का 7x प्लस का 2x सीख लीजिए, और -14 = 0। देखिए x² × 14 x² होता है, और 7x × 2x भी 14x² होता है, ठीक है। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो भाई अंदर क्या आएगा, x - 7 आएगा। यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 7 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से x - 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, मतलब 2 प्रोडक्ट बचेगा x - 7 × x - 2 = 0। मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक तो आएगा -2 और दूसरा आएगा 7। किसी को a मान लो, किसी को b मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इसको हम -2 को a मान लेते हैं और 7 को b मान लेते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, aq × b² + a² × bq, इन दोनों से हम a और b कॉमन ले सकते हैं।
ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं ना, ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं ना भाई। यहाँ से कॉमन लिए ए और यहाँ से कॉमन लिए बी, या इन दोनों से अगर हम ए बी कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए ए क्यूब बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम इससे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी बी स्क्वायर, यहाँ से भी बी स्क्वायर। तो जैसे ही हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लिए, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी ही तो बचेगा। और चालाकी से वैल्यू को रख दीजिए, ए बराबर -2। देखिए तो ए बराबर -2 और -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, इंटू बी कितना है 7, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 आएगा, इंटू में है ए प्लस बी, -2 + 7 कितना 5 आएगा, इंटू में 5, 4 × 5 = 20 और 49 दूना 98, 980। इसका क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ सीखिए, हो सकता है सवाल यहाँ से पूछ दे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये कहता है कि यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की 25% और 50% है, ठीक है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में रिलेशन क्या दिया है, देखिए आपको लेंथ ना डायरेक्टली दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ क्या दिया है, तो लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और कहता है कि जो चौड़ाई है ना वो लंबाई का 25% है। तो जो चौड़ाई है ना, बी फॉर ब्रेड, जो हमारा ब्रेथ है वो 25% है। तो भैया 12 का 25% कितना, 25% मतलब 1/4, और 12 का 1/4 मतलब 3 सेंटीमीटर। और जो हमारा हाइट है ना, ऊंचाई है ना, वो लंबाई का 50% है, तो 12 का 50% कितना, 6। ये लो जी, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल ली है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, देखिए जान लीजिए, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब सबका वैल्यू रख दीजिए। तो LB लंबाई गुना चौड़ाई 12 तिहाई 36, बाहर 2 है याद रखिएगा, ठीक है, प्लस BH 6 तिहाई 18 प्लस LH 12 छक्के 72। अब जरा जोड़ दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना है। तो 72 और 18 90 और 36 126 और 126 दूना 252, 126 दूना 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर हमसे इसी में अगर वॉल्यूम पूछ देता तो भैया क्यूबाइड जो हमारा घनाभ दिया है ना, इसका वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो भैया तो 12 छक्के 72 और 72 तिया 3 दूना 6 और 7 तिहाई 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में बताते हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर में बताते हैं, ठीक है, वर्ग में बताते हैं। ठीक है, समझ में। ये ऐसा सवाल है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है कि एक चोर ने पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर देख लिया पहले पुलिस को, ठीक है, चोर तुरंत 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगा। पुलिस 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करने लगा। 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए पुलिस और चोर के बीच जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। पुलिस का स्पीड ज़्यादा रहेगा, चोर का स्पीड कम रहेगा, तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। अगर चोर का स्पीड ज़्यादा रहेगा और पुलिस का स्पीड कम रहेगा तो चोर कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो भैया चोर भाग रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से और पुलिस भाग रहा है 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से। मतलब जितना चोर भाग रहा है उतना पुलिस भी भाग रहा है, प्लस उससे ज़्यादा भाग रहा है। उससे ज़्यादा क्यों भाग रहा है, ताकि जो इनिशियल डिस्टेंस है 150 मीटर का उसको कवर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए
ये सवाल आपसे कहा गया है कि 6 मिनट की दौड़ के बाद ना पुलिस जो है चोर के कितना नज़दीक पहुंच जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका बेसिक फंडा ये है। तो अगर 6 मिनट दौड़ेगा ना तो भाई 150 में से कुछ ना कुछ दूरी तो कम होगा, क्योंकि अब दूरी कम होते जाएगा। समझिएगा बात को। तो 6 मिनट में पुलिस द्वारा तय किया गया दूरी, मिनट है सेकेंड में चेंज कर दो, 60 का गुना लगा दो। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समय तो 6 मिनट, इसको हम सेकेंड में चेंज कर दिए। चाल क्या है? तो भैया चाल है 13 भाग रहा है चोर, तो 14 भाग रहा है पुलिस। दोनों का चाल का अंतर कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18। देखिए 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20 बार में, 20 25 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा 150 में से पुलिस। अब उसके 100 मीटर नज़दीक चला जाएगा, 100 मीटर नज़दीक चला जाएगा। तो 150 था, 100 चला गया, कितना बचा? 50 मीटर का डिस्टेंस बच जाएगा अब 6 मिनट के दौड़ के बाद चोर और पुलिस के बीच। ठीक है, देखिए कहता है कि एक्स हर महीने अपनी एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके पास 9630 रुपया शेष बचा, ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है? जो हिसाब किताब खर्चा का दिया है वो महीने का दिया है, और जो इनकम पूछा है वो 1 वर्ष का पूछा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो उसका टोटल परसेंट में खर्च कितना है? देखिए 16% और 40%, 56% और 14%, 70% तो उसका खर्च हो गया। शेष कितना परसेंट बचा? 30%। प्रतिशत में कितना बचा? 30। रुपया में कितना बचा? 9630। इसका मतलब 30% का वैल्यू 9630 है। अगर 30% का वैल्यू 9630 है तो बिग बात बताइए 100% का वैल्यू ये नहीं हो जाएगा? बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये जो इनकम आया महीने का आया, इसी को 12 का मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये पूरा इनकम 1 साल का आ जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 0 से 0 को निपटा दीजिए। अच्छा, इस 0 को रहने दीजिए। 0 से 0 को देखिए, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 से एक बार में 12 एकम 12, 2, 12 दूना 24 और 1 25, 5, 12 तिहाई 36 और 2 37। तो भैया आपका आ गया 37, 52 पे 00। कहीं पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या मेरे भाई? कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ है? 12 से एक बार में 12 दूना 24 और 1 25, 1 12 दूना 36, अरे 12 दूना 36 और 2 38 ना होता है यार, हम भी क्या कर दें। ठीक है, तो 38 ये है आपका 385200। 385200 कहाँ पे है? बी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो भाई, जब दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा ना तो आपसे भी मिस्टेक होगा, मत करना। ठीक है, हमने क्या किया? 12 का एक बार में 2, 12 का 2 बार में 24 और 1 25 का 5, 12 का 3 बार में 36 में 2 जोड़ना है, हमने लिखा 37। होगा कितना? 38। इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। क्या कहते हैं? सिली मिस्टेक। ठीक, देखिए कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 3:1 है और उनका गुणनफल 432 है। एलसीएम और एचसीएफ का मान क्रमशः ज्ञात करिए। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो हम इनको एलसीएम और एचसीएफ में लिख दिए। अब भैया इस सवाल को करने के 2 तरीका है, एक तो आपका ऑप्शन और दूसरा बेसिक। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से देखें कि एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है वो 3:1 है, तो किसका किसका रेशियो 3:1 है? क्योंकि पूछा भी है एलसीएम और एचसीएफ का। समझ लीजिए बात को, तुरंत कैसे कर रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन 72 और 24 का देखें तो 24 से कम 24, 24 दिया 72, ये हो सकता है। 54 और 18 का अगर हम रेशियो देखें तो 3:1 नहीं होगा, ये नहीं होगा।
24 और 18 का अगर हम रेशियो देखें तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24, ये भी नहीं होगा। 36 और 12 का अगर हम रेशियो देखें तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये हो सकता है। दूसरा चीज़ वेरीफाई करना है कि इनका गुणनफल जो है 432 है। देखिए यही चीज़ समझिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है। दो संख्याओं का गुणनफल वही होता है जो उनका LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो क्या 36, अगर 36 और 12 है तो इन दोनों, अगर LCM 36 है और HCF 12 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 432 मिलना चाहिए। तो 12 छक 72 का 2 हाथ में 7 और 12 तिहाई 36 और 7 43, 432 मिला, 432 मिला और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 72 और 24 को गुना करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इस हिसाब से कट गया। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। आप थोड़ा समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो अगर हम LCM को मान लें 3x और HCF को मान लें x, तो भैया दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 432 है और बराबर क्या हो जाएगा, 3x इंटू एक्स, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये 4 3 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 कहीं 3, 13, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा और x स्क्वायर का वैल्यू 144 है, तो x बराबर कितना, 12 हो जाएगा। रख दीजिए, 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12, आंसर आ गया। ये आपका बेसिक था, आपको याद रखना है, लेकिन ऑप्शन से हम जल्दी निपटा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो एक लाइन का है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो ये तुरंत बनेगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। कहता है कि 800 से लेकर 2000 तक के बीच, 800 से लेकर 2000 तक कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य है जो 800 से लेकर 2000 तक कितना ऐसा संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। अब आपको यहाँ समझना कि 800 से 2000 तक, अगर सिंपल हमसे पूछता कि भैया 1 से 100 तक कितना ऐसा संख्या है जो 13 से विभाज्य है, तो हम लोग 13 का बहाना पढ़ देते हैं। लेकिन यहाँ 800 से 2000 तक है, कैसे निकालेंगे। देखिए 800 से लेकर 2000 तक दोनों नंबर शामिल है, 800 भी और 2000 भी। तो 800 तो 13 से डिविजिबल नहीं है, पर 800 के आगे होगा कोई ना कोई 13 से डिविजिबल, और 2000 भी 13 से डिविजिबल नहीं है, 2000 से पहले होगा कोई ना कोई नंबर डिविजिबल। तो ये पहला नंबर और आखिरी नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए पहला नंबर निकालने के लिए 800 में से 800 को 13 से भाग लगाइए, जितना शेष बचेगा ना उतना जोड़ दीजिएगा। तो जब 800 को 13 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यहाँ शेष बचेगा 6। मतलब जो पहला संख्या होगा जो 13 से विभाज्य होगा वो होगा 806। तो जो पहला संख्या होगा जो 13 से विभाज्य होगा वो संख्या है 806। अब इसके आगे और हम आखिरी देखते हैं 2000 तो 13 से है नहीं, तो 2000 से पहले होगा। तो 2000 को जब 13 से भाग देंगे ना, और जो शेषफल आएगा उसको 2000 में घटा दीजिएगा। तो 2000 को 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, 7, 13 × 5 = 65 और फिर बच जाएगा आपका 11 शेष बचेगा। मतलब 2000 में 11 घटाएंगे तो 1989 आएगा ना, 2000 में 11 घटाएंगे तो 1989 आएगा। मतलब आखिरी जो संख्या है वो 13 से भागा जाएगा, वो 1989 है। और देखो अब, और इनके बीच में बहुत सारा नंबर बनेगा। अब 13, अब इसमें से 13 जोड़ते जाइए, 1306 होगा, फिर 806 होगा, 806 में 13 जोड़ेंगे तो 13 × 6 = 19, 819 होगा। इसी तरीका से करते करते आपका 1989 तक जाएंगे, 800 से लेके 2000 तक। ठीक है, तो देखिए अब इसमें फॉर्मूला लगेगा लास्ट टर्म वाला। ठीक है, लास्ट टर्म बराबर होता है a + n - 1 × d। अब देखिए L क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारा क्या, 1989। ठीक है, देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। लास्ट टर्म क्या है, 1989, और A बताता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 806 प्लस n बताता है कि ऐसा कितना टर्म है। मतलब
806 से लेकर 1989 तक कितना टर्म है वो n बताएगा और यही निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। और d बताता है कि इनके बीच का डिफरेंस, तो भैया इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा 13। जितना का पहाड़ा पढ़िएगा उतना का डिफरेंस रहेगा। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ें 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8, तो हर एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस मिलते चला जाएगा। तो भाई 13 का टेबल पढ़ना है तो 13 का डिफरेंस मिलेगा। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आपका 13 है। कितना है 13 है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब यहाँ भी आप फंसेंगे कि सर 1989 में 806 घटाना, तो अब 1900 में 800 घटा लो ना, 1100 बचा, और 89 में 6 घटा लो 83 बचा, मतलब 1183 बचा। कितना बचा 1183। और 1183 को जब 13 से भागा देंगे ना, देखो 1100 सॉरी जल्दबाजी में गलती, 1183, और ये 13 इधर आ जाएगा, भागा में 13 से भागा देंगे, क्या बच जाएगा n-1। तो 13 9 117, 13 1 हम 13, ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 92। मतलब 92 ऐसा संख्या है 800 से लेके 2000 तक जो 13 से विभाज्य है, मतलब 13 की टेबल में आएगा। आसान नहीं था, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए तब जाके बनेगा सवाल, ठीक। देखिए तो ये आगे आपका आखिरी सवाल जो कि आपके लिए होता है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ये आपका होमवर्क भी है, HW भी है, और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट वर्क भी है, ठीक है। इसका आंसर आप बंधु कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सवाल है लगभग मान ज्ञात करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछा गया है, एक्चुअल वैल्यू आपसे नहीं पूछे हम। √530 + 85 भागा 24 गुना 4 माइनस √255 और सबके भागा में 3, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और सेशन में क्या सुधार चाहिए, क्या आप चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ और सुधार चाहिए। आप कहीं और देखते हैं, आप चैनल खेलते हैं, घर खेलते हैं, तो भाई थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरा भी भला कर दीजिए। आप थोड़ा सलाह दे दीजिए कि सर इस तरीके से आप पढ़ाइए तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।